सितंबर अक्टूबर के बाद तेजी ज्यादा बनेगी, और हो सकता है हम पिछला जो हाई था 5600 का, वो हम ये साल में भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉलर जो रिजर्व में रखा जाता है उसको धीरे धीरे गोल्ड ने प्रेसिड कर दिया है। आज भी बोलते हैं अरे गोल्ड में डिविडेंड नहीं मिलता इसलिए हम नहीं डालते, बट हम्म, गोल्ड में रिटर्न मिलता है। पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है हम्म, वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। चांदी में 56% चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड को हाँ, रिप्रेजेंट करती है। मुझे लग रहा है कि चांदी अगर $200 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला 2-4 महीना जो है वो चांदी के लिए थोड़ा सा ठहरा वाला, और ऊपर में जब तक $95 नहीं तोड़ता है मार्केट, ये दायरे में रहेगा। मुझे नहीं लगता गोल्ड अब 1 लाख के नीचे जाएगा। उसका एक कारण क्या है, सेंट्रल बैंक में बाइंग कंटिन्यू चल रही है, फैमिली ऑफिस में, म्यूचुअल फंड में, ये ज्यादा गिरने नहीं देगा। अब लोगों का रुझान कॉपर की तरफ आ रहा है, बिकॉज कॉपर इज ए न्यू गोल्ड, कि हाँ। रुपए की किस्मत में गिरना ही लिखा है। जिस स्पीड से गिरी है अभी पिछले साल भर में, 6 महीने में, ये बहुत चिंता वाली बात। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। युद्ध में एक तरह से सीज फायर बन गया है, लेकिन तेल के दाम अभी भी चिंतित कर रहे हैं, लगातार 100 से ऊपर बने हुए हैं। तेल के बढ़े हुए दामों के कारण उसका असर हर चीज पर दिखाई दे रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़ेंगे। और इन सब के बीच सोने और चांदी में एक तरह से ब्रेक लग गया है। तो इन तमाम चीजों पर बात करेंगे अजय केडिया जी से, वित्तीय विश्लेषक, और हमें आर्थिक खबरों पर जानकारी देते हैं, उनके पीछे के कारण समझाते हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकांत जी मुझे बुलाने के लिए। अजय सर, बाकी चीजों पर बात करें उससे पहले आज सर थोड़ा रुपए पर बात कर ली जाए, क्योंकि सर हम सबकी करेंसी, जो हिंदुस्तान की करेंसी है, लगातार गिरती जा रही है। बड़ी चिंता की बात है। और किस तरीके से देखा जाए सर इसे, कहाँ रुकेगा मामला? देखिए विक्रांत जी, एक बस एक ह्यूमरस वे में, कि हाँ। रुपए की किस्मत में गिरना ही लिखा है। कि एक चीज आप समझे, इंडियन इकोनॉमी, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। आज चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे कच्चे तेल की बात करें, चाहे एडिबल ऑयल की बात करें, हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो एक चीज है, ये एक रणनीति के तौर पे भी आप देख सकते हो। आज गवर्नमेंट ने पिछले 5-7 सालों में क्या किया, आज हमने 5-7 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हुए हैं, ताकि हाँ। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होए। हाँ। सेमीकंडक्टर मेक इन इंडिया हो रहा है। तो एक, यस, रुपए की किस्मत में ही गिरना लिखा है, बट हाँ, जिस स्पीड से गिरी है अभी पिछले साल भर में, 6 महीने में, ये बहुत चिंता वाली बात है। उसका पहला श्रेय जो जाता है वो है कच्चे तेल को। हम्म, आज हम देखिए हमारी इकोनॉमी कच्चे तेल से चलती है। पहले हमने क्या किया, अगर यूएस ने ईरान पे और रशिया पे सैंक्शन लगाए, हमने उनसे डिप्लोमेटिक वे अच्छे से वर्क किया और हमने अच्छे भाव में हमने हाँ, कच्चा तेल ले लिया था, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। लेकिन अभी आप कच्चा तेल $100 के ऊपर जितना ज्यादा टिकेगा, हम्म, उतना ही हमारा आउटफ्लो बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कंसर्न आएगा। उसकी वजह से गिर रहा है। सेकेंडली, जब रुपया गिर रहा है तो एफआईज पैसा लगाना नहीं चाहती, हम्म, तो अल्टीमेट रिटर्न नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, पैसा आ रहा है एफपीआई का, लेकिन जो स्ट्रक्चरल हमारे इंडिया में निवेश होना चाहिए वो नहीं आ रहा। उसके लिए टैक्सेशन का भी एक बड़ा रोल है। आज कम से कम 10-12 साल हो चुका है जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके बाद एफआई ना के बराबर ही है। हम्म, तीसरा, इस बार मानसून भी कमजोर होना है, हाँ, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब है। चौथा, पिछले साल डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, उससे भी इंडिया के इम्पैक्ट पड़े हैं। चाहे हम कोई भी एक्सपोर्टिंग, चाहे हम ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हो, फार्मा एक्सपोर्ट हो, सब पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब कारणवश हमने देखा पिछले एक साल के अंदर हमने रुपए में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। जहां हमने 82-83 के भाव थे, आज हम 95 क्रॉस करने की तैयारी में हैं। और मुझे लगता है कि जब तक कच्चा तेल कंट्रोल में नहीं आएगा, हालांकि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है अभी कि यहाँ से हम कच्चे तेल की तेजी की वजह से जो पेट्रोल डीजल है वो इमीडिएटली, ऐसा कोई मूड नहीं है बढ़ाने का, हाँ, बट 700 बिलियन का हमारा रिजर्व था। अगर हाँ, इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो ये तुरंत रूप से डिप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखो जीएसटी कलेक्शन सब अच्छे हैं, बट हाँ। कुल मिला के मुझे लगता है कि रुपया धीरे धीरे 97-98 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी 98 तक जाता हुआ दिखाई देगा आपको सर? क्योंकि युद्ध के दौरान ही अगर हम बात करें तो करीब करीब 4.6% से ज्यादा तो गिरावट हो चुकी है अभी, यानी आप 98 के लेवल तक जाता हुआ देख रहे हैं। देखिए आरबीआई टाइम टू टाइम एक इंटरवेन कर रही है, हम्म, बट आप ये देखिए, आज जो कच्चा तेल आपको $60 में मिलता था, हम्म, आज अगर आपको 110-120 डॉलर में मिल रहा है तो आपको डॉलर तो लेना ही पड़ेगा। जो हम्म, पेट्रो डॉलर इक्वेशन जो बोलते हैं कि हाँ, अगर आपको कच्चा तेल लेना है तो डॉलर लेना है। अब डॉलर लेना मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए तो डॉलर आज 98 के करीब टिका हुआ है ये। नहीं तो अब तक तो जो डेटा देखोगे आप यूएस का,
उसके हिसाब से तो डॉलर टूट जाना चाहिए। तो डॉलर मजबूत रहेगा तो रुपया तो थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है हाँ, आरबीआई और गवर्नमेंट पे एक्शन अच्छे से ले रही है, इसलिए अभी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली। आज नहीं तो अगर हम अगले 2-3 महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 97-97.50 तो आराम से दिखा सकता है। सर थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें, पहले तो इस युद्ध के दौरान चांदी में करीब 14% की गिरावट हो चुकी है, और गोल्ड में भी 8% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है केवल इस युद्ध के दौरान। और अभी भी ऐसा नहीं है कि वॉर जो है वो पूरी तरीके से रुक गया है, बीच बीच में सीज फायर आता है, कुछ पता नहीं चलता कि ट्रम्प साहब के मूड में क्या चल रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं सर, क्या साल के अंत के जो टारगेट लगाए गए थे $6,000 के करीब जाने का रेट गोल्ड का, क्या वहां तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, या अभी उसमें संशय बना हुआ है? देखिए, संशय कुछ भी नहीं है। जनवरी में जब हमने ये एक रिकॉर्ड किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि 2026 में एक बड़ा करेक्शन आ जाएगा। और वो करेक्शन में आपको पकड़ के चलता था 18 से 20% गोल्ड में और 35-30-35% चांदी में। बट उसके विपरीत हमने देखा कि प्राइजेस 4 महीनों के अंदर अगर हाई से लो की बात करें तो सोना कम से कम 27% और चांदी में 56 से 57% का फॉल हमने देखा। जो चांदी $120 थी वो नीचे में 60-61 भी मार चुकी है। जो सोना $5600 था वो 4100 भी मार चुका है। तो एक चीज है, जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो आ गया, लेकिन फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे हमने ईटीएफ में आउटफ्लो भी देख लिया। सेंट्रल बैंक ने भी कुछ बिकवाली की, जैसे चाइना सॉरी रशिया है, उसने कुछ माल बेचा है क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ने लग गई है। बट मुझे लगता है एक कैवेट ये भी है कि इस तरीके का मूव हमने पास्ट में देखा है क्या? हाँ, देखा है हमने। 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तब हमने देखा 1 मार्च को ही ये लड़ाई हुई और 6 महीने तक सोना और चांदी दबाव में था। लेकिन अक्टूबर 2022 के बाद $1600 से सोना चलना चालू हुआ और 5600 का हाई मार देता है। अच्छा, और पास्ट में चलते हैं तो 2008 ले लीजिए। 2008 में भी कच्चा तेल $150 मारता है फरवरी में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, दुबई में सबप्राइम क्राइसिस आया था। और वहां पे भी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में आते आते सोना $640-650 से चलना चालू होता है, जो अप्रैल मई 2011 में करीबन हमने देखा प्राइस $1920 चले जाता है। तो मुझे इस बार भी ऐसा लगता है कि मार्च में लड़ाई स्टार्ट हुई और आज 65 दिन हो चुके हैं, तो अभी तो गोल्ड और सिल्वर में दबाव है, क्योंकि सारे एसेट क्लास, चाहे आप प्रॉपर्टी बात कर लो चाहे इक्विटी बात कर लो, सब में एक सेल ऑफ है। उसी की वजह से सोने चांदी में गिरावट है। बट हाँ, हो सकता है अगले 1.5-2 महीना मार्केट साइडवे रहे, रेंज बाउंड रहे, गिरावट भरा रहे, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद तेजी ज्यादा बनेगी। और हो सकता है हम पिछला जो हाई था 5600 का, वो हम ये साल में भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज एटलीस्ट हम देखेंगे ये साल के अंदर मार्केट बेस बनाकर एक नई तेजी की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। यानी ऐसी स्थिति में भी आपको लगता है कि जो 5600 का हाई बना था सोने का, वो टूट सकता है? और थोड़ा चांदी के बारे में बता दीजिए सर। सो पहला मैं लेता हूं कि टूट सकता है, यस। उसके 5 जो मुख्य कारण है, एक डी हाँ। डॉलराइजेशन। हाँ। आज आप एक रिसेंट लास्ट मंथ का एक डेटा आया था जिसमें बताया कि डॉलर जो रिजर्व में रखा जाता है उसको धीरे धीरे गोल्ड ने प्रिसीड कर दिया है। अब जितने भी सेंट्रल बैंक है वो डॉलर से निकल के गोल्ड की तरफ जा, चाइना का इंपोर्ट देख लो, 200 टन तो नॉर्मल बाय कर ही रहा है। सेकंड, आप समझो कि गोल्ड को अब एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने लग गए। आज पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, फैमिली ऑफिस गोल्ड को एज ए पैसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज भी बोलते हैं अरे गोल्ड में डिविडेंड नहीं मिलता इसलिए हम नहीं डालते, बट गोल्ड में रिटर्न मिलता है। तो आज फाइनेंशियल प्लेयर इसमें आ चुके हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं तो अब जिस ढंग से पोर्टफोलियो में जो एलोकेशंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और आई थिंक के सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग और डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर में गिरावट, ये सब अभी भी चल रहा है और ये सपोर्ट करेगा। लड़ाई तो हमारे साथ है ही है। अब चांदी की अगर बात करें तो देखिए, चांदी में 56% चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। हमने ये साल देखा प्राइजेस $120 दिखा दिया था। अब 120 पे आप मान के चलिए, $20-25 वाला आइटम अगर 120 हो जाता है तो कौन सी इंडस्ट्री इसको इंटेक करेगी? तो इसी की वजह से हमने देखा इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ा ड्रॉप आया और प्राइजेस के अंदर हमने $61 तक का लो देखा। इस वक्त वो $75-76 है। बट यहाँ पे चांदी में सोने के भी गुण है, इसलिए सोना रिकवर कर रहा है तो चांदी को भी बेनिफिट मिल रहा है। मेरा मानना है कि चांदी मुझे आने वाले 1.5-2 साल 3 साल में सोने से ज्यादा तेज लग रही है। जैसे मैं पहले भी कहता था ये चीज, मुझे लग रहा है कि चांदी अगर $200 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगला 2-4 महीना जो है वो चांदी के लिए थोड़ा सा ठहरा वाला। अगर $70 इंटरनेशनल में अगर तोड़ता है तो नीचे में आपको 51-52 तक मतलब 52-53 का जहां से ब्रेकआउट आया था वहां तक आ सकता है। उसका कारण भी है ना, आज एनर्जी का कॉस्ट अगर आपका 65% बढ़ जाता है तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए फिजिबल है?
आज जो भी इंडस्ट्री चांदी का उपयोग कर रही है या दूसरे आइटम भी कर रही है, आप देखो अगर 50-60% अगर आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कहाँ से आप सरवाइव कर पाओगे। तो टाइमिंग उसकी वजह से डिमांड में थोड़ा ड्रॉप आ जाए। हाँ, डेफिसिट साल रहेगा ये भी, अगले साल भी। उसकी वजह से मुझे लगता है चांदी और तेज होगी, लेकिन 2-3 महीने के बाद चलेगी। आप लेवल वाइज पकड़ लीजिए, $70 एज ए सपोर्ट, और ऊपर में जब तक $95 नहीं तोड़ता है मार्केट, ये दायरे में रहेगा अगले 1.5-2 महीना। सर एक चीज और थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि गोल्ड के दाम और चांदी के भी दाम अगर हम देखें तो वो $75 और गोल्ड जो है वो 4500 $4600 उसके आसपास आकर के ऐसा लग रहा है कि उसे बड़ा मजबूती सपोर्ट मिली हुई है। उससे नीचे 4100 हालांकि टच किया था, लेकिन उसके बाद लगातार एक स्थिरता देखी जा रही है। बहुत से लोगों को ये भी उम्मीद है और बहुत से लोग एक्सपर्ट यूट्यूब वगैरह पर इस तरीके की बातें करते हैं कि गोल्ड 1 लाख भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप जैसे एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, क्या गोल्ड में इतनी बड़ी गिरावट जा सकती है? देखिए फ्रैंकली मुझे नहीं लगता गोल्ड अब 1 लाख के नीचे जाएगा। उसका एक कारण क्या है, रुपया फैक्टर भी आप देख लीजिए। पिछले साल जब हमने देखा इंडो पाक का जब वॉर सिचुएशन जैसी बन गई थी, तब हमने रुपए में मजबूती देखी थी, 83 तक का लेवल हमने आते हुए देखा। और आज हम 94-95 पे बैठे। तो अगर सपोज आगे जाके रुपए में गिरावट लग भी रहा है, क्योंकि डॉलर वहां पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, हमें यहाँ पे कच्चे तेल का कंसर्न है, तो अगर रुपए की गिरावट आएगी तो वैसे भी आप देखो हर साल है ना, जो हमने स्टार्ट ही किया था कि रुपए की किस्मत में गिरना ही है, अगर इसी स्पीड से गिरता रहेगा तो उतना तो बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड, आप एक मान के चलिए कि गोल्ड में जिस ढंग से सेंट्रल बैंक में बाइंग कंटिन्यू चल रही है, फैमिली ऑफिसेस में, म्यूचुअल फंड में, ये ज्यादा गिरने नहीं देगा। तो आई डोंट थिंक ये लाख के नीचे जाए। एक 25, 1.28 का एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। हालांकि मेरा मानना है कि अगले एक साल का अगर व्यू लेके चलते हैं तो 2,20,000 का लेवल आराम से तोड़ता हुआ दिखता है। 1 साल के अंदर? साल भर के अंदर मुझे लगता है कि 2 लाख का लेवल, 2,20 तक का लेवल आराम से दिखा देगा। अभी 2-4 महीना गिरावट, रिस्की, ये सब चलता रहेगा। बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स में तेजी, और जो मैं अभी बताया 2008 का आप चेक कर लीजिए, 2022 का चेक कर लीजिए, हाँ। 2003 का चेक कर लीजिए, जब भी ऐसी विश्वव्यापी चीजें आती है तो 4-6 महीना सोने चांदी में गिरावट रहती है, और उसके बाद एक लंबी तेजी बनती है। युद्ध के दौरान सर हमने कॉपर एल्यूमिनियम में बड़ी बड़ा उछाल देखा और अभी भी लग रहा है उसमें कि उछाल रहेगा। इसके क्या कारण समझे जाएं? देखिए यस, आपने बहुत अच्छा चीज पकड़ा। कच्चे तेल में जो मूवमेंट है, सुबह आंख खोलो तो मार्केट तेजी है, शाम हाँ। को आंख झपकाओ मार्केट गई। तो ट्रेड मतलब वो एक स्पेकुलेटिव कमोडिटी बन गई है, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हम्म। सोने में भी हम देख रहे हैं वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है। अब हम्म। लोगों का रुझान कॉपर की तरफ आ रहा है, बिकॉज कॉपर इज ए न्यू गोल्ड। तो आज आप देखिए कि आपको अगर कोई भी इकोनॉमी को चलाना है तो एक तो कच्चा तेल तो लगेगा ही लगेगा। हाँ। दूसरा, डिजिटल एज है, तो यहाँ पे कॉपर सेमीकंडक्टर के लिए यूज होना ही होना है। तो हम्म। यहाँ पे मुझे लगता है कॉपर को उस चीज का बेनिफिट मिला। साथ में इंडोनेशिया, चिली, यहाँ पे जो माइंस है वहां पे हमने प्रोडक्शन में कर्टलमेंट होते हुए देखा। हालांकि एक चीज ध्यान रखिए, न्यूयॉर्क, लंदन और संगाई में कॉपर के स्टॉक बढ़े हुए हैं, क्योंकि हम्म। वो टैरिफ वाला डर पड़ा हुआ है, इसके लिए सब लोग ने स्टॉक ले लेके बैठे हुए हैं। लेकिन करंट कंजम्पशन जैसे से इंप्रूव होगी, ये मार्केट को वापस 1400-1450 वाला जो लेवल है महीना 1.5 महीने में, वो भी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एल्यूमिनियम में हमने देखा जिस ढंग से बॉक्साइट के प्राइजेस या मिडिल ईस्ट के अंदर 9% जो ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई है वो अब डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से हमने देखा 315 वाला एल्यूमिनियम बढ़कर ऊपर में 370 पहुंच चुका है। और जल्द उम्मीद बताई जा रही है $4,000 क्रॉस कर जाएगा, मतलब 400 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे भी मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, बट थोड़ा सा इच्छा रहती है, थोड़ा पुल बैक मिल जाए तो लेने के लिए। लास्ट अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी मुझे लगता है प्राइजेस जब तक ये 330-35 के ऊपर टिका हुआ है, 360 तक गया है, तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन ऐसी कमोडिटी है जहां पे अपने इन्वेस्ट करके अभी भी चल सकते हैं। पोटेंशियल मुझे दिखता है। ये तो बात हो गई सर इसकी। अब तेल की सर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि तेल के दाम जो हैं वो लगातार 100 के आसपास बने हुए हैं। ब्रेंट आज भी 106 108 था और 126 तक को टच करके वापस आया। तो क्या अभी तेल के दाम जब कब तक सर, भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि एकदम डबल खर्चा हो गया है जिस रेट पे लिया करते थे, और उसका असर अब हर चीज पर दिखाई भी देने लगा है। तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी होने लगी हैं, महंगाई का असर, इन्फ्लेशन, वो सब साफ दिखाई दे रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने बात बताई भी थी कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चिंता जो है वो कच्चा तेल ही है। हम्म। जो कच्चा तेल हम 55, 58, $60 में लिया करते थे रशिया और ईरान से,
अब वो भी क्या करते थे, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देते थे। हम्म। अब डोंट एक्सपेक्ट कि इतनी गहरी दोस्ती है कि मार्केट $110 का चल रहा है और वो हमको 50-60 में दे दे, वो हाँ, तो होना दोस्ती नहीं तो है। गई अब। वो ज्यादा $10, $12, $15 का डिस्काउंट दे देंगे। तो हाँ। आज अगर 110 का ही भाव चल रहा है तो हमारा इफेक्टिव प्राइस क्या रहेगा, 100-102 डॉलर। हम्म। अगर इनके ये कॉस्ट पे अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम पहले 55-60 डॉलर पे किया करते थे, तो ये 60-70% का जो पिंच है ये हम्म। आने वाला तो पब्लिक में ही है। तो हम्म। मुझे लगता है यस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बनती है, बट टाइमिंग थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहने वाला है कच्चे तेल में। क्या लगता है सर कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े? पहले कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद हो सकते हैं, नतीजे का कयास लगाया जा रहा था। अब क्या वैसी संभावना दिखाई दे रही है कि सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं बचा है? देखो, चारा एक ही है कि आप रिन्यूएबल पे इमीडिएटली चेंज हो जाओ, बट रिन्यूएबल एनर्जी भी कॉस्टली एनर्जी है, हम्म। सस्ती एनर्जी तो है नहीं। इंडिया बीइंग अ प्राइस सेंसिटिव हमारे पास पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। बट हाँ, अभी भी मुझे कोई ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई रुक भी जाएगी तो जो लॉजिस्टिक इशू है वो हम्म। धीरे धीरे सॉल्व आउट होगा। हाँ। तो मेरे को लगता है कि प्राइजेस, हाँ, 120 का रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बट हाँ, टाइमिंग हम नीचे में अगर हम बात करें तो इस वक्त M6 में भाव 9,000 का भाव चल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है करीबन 6,500-7,000 तक का एक बेस बन जाएगा। जो हम्म। हमने यूथ स्टार्ट होने के टाइम पे देखा कि जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ, $120 टच किया, वो आपका अपर कैप बन गया। हम्म। और वही हमने सीज फायर की न्यूज देखी, तब यही हमने कच्चे तेल को नीचे में करीबन 58-57 तक का लेवल देखा। तो आई थिंक कि ये दायरा जो है वो माफ कीजिए, 86-87 का लेवल देखा था हमने, तो ये दायरा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर है अपॉर्चुनिटी बिकवाली की, लेकिन वो थोड़े युद्ध विराम हो, सीज फायर हो तो हाँ। बेचे। यहाँ पे तो आप ट्रेड करके चलिए, वो ज्यादा अच्छा है, बट हाई लेवल पे टिकना नहीं है। लेकिन सर अगर तेल की बात करें तो जो पीछे पहले हम लोग लिया करते थे, 65-70 का जो रेट आप बता रहे हैं, 60-65 का, अब तो कहा जा रहा है कि उस दाम पर सोचना भी एकदम गुनाह है, कि वहां तक तो अब जाना, अगर युद्ध रुक भी गया, स्थितियां सामान्य भी हो गई, तो अब एक नए नॉर्मल के लिए तैयार रहना चाहिए कि 75-80-90 जो है अब नया नॉर्मल बन गया। अब पुराने रेट पर तो पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, एक चीज समझिए कि पिछले 2-5 सालों में ओपेक ने अपने प्रोडक्शन कट किए। हम्म। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड के मुकाबले, और उसी कट की वजह से ये प्राइस बैलेंस था 60-70 डॉलर के बीच में। हम्म। अब एक ओपेक में भी ब्रीच आना चालू हो चुका है, नाटो में भी ब्रीच आना चालू हो चुका है, इसलिए थोड़ी चिंता की बात जरूर है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यस, यहाँ से प्राइजेस हो सकता है 1-2 दिन मार्केट में थोड़ी गिरावट आ जाए, साइड वे टू नेगेटिव मोमेंटम आ जाए, बट अपर साइड कच्चा तेल होल्ड होना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो एक और सवाल सर अंत करते करते, कि डॉलर में जो सर ये टेम्परेरी तेजी है तेल के कारण, क्या ये भी हमारे लिए चिंता की बात है? देखिए, डॉलर में तेजी है या रुपए में गिरावट है, हम्म। दोनों एक ही चीज है। आज आप देखिए, इतना कॉस्टली अगर आप तेल इंपोर्ट करोगे तो हम्म। अल्टीमेटली देखो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो आउटफ्लो होगा ही होगा। तो यस, इंडिया एंड अदर कंट्रीज वर्कआउट कर रही इस चीज को कि कैसे हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी रखें जो दोनों के लिए विन विन रहे। बट यस, करंटली अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो वर्कआउट होना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, आपने एफआईआई का जिक्र किया था, बंगाल के चुनाव के नतीजे वाले दिन देखा सर कि एफआईआई आए, उन्होंने खरीदारी की, लेकिन अगले दिन फिर बेचकर निकल गए। यानी चुनाव के दिन उम्मीद थी कि मार्केट उठेगा, तो यानी उनका ना आना बड़ा चिंता की बात दिखाई देती है सर। नहीं, देखो, चिंता की बात है और ग्राउंड भी है ना। आज आप देखो, रुपया अगर आपका जब तक डेप्रिशिएट हो रहा है, हम्म। उनको कोई फ्रूटफुल रिटर्न नहीं आना। दूसरा, हाँ। टैक्सेशन रिफॉर्म, अनलेस एंड आप एफआई का कुछ टैक्सेशन रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो उनको क्या मोटिव है आने के लिए। और तीसरा, अभी दिख रहा है ना, कच्चा तेल और बारिश, ये दोनों इंडिया के फेवर में नहीं है। हाँ। तो इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि एफआई भी थोड़ा चौकन्ना होकर बैठी है। बट हाँ, अभी युद्ध समाप्त होता है, चीजें लाइनअप होती है, तो हमारे 2-4 कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं है, चाइना है। तो अगर जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे मूव करेंगे। तो इंडिया में थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाने की जरूरत है। तो वो अगर आता है तो डेफिनेटली एफआई के लिए भी विन विन है, ब्रोकर्स के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।